और गलती सिर्फ 700 गुना की थी। किसी भी इंसान के लिए जिसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ अपना दिमाग हो, ये कोई गलती नहीं, ये एक मिरेकल है। और यहाँ ऋषि कणद ने वो किया जो उन्हें सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं बल्कि हिस्ट्री के सबसे पहले मेजरर ऑफ द इनविजिबल में से एक बनाता है। अब ध्यान से सुनना, ये वो हिस्सा है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। हर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आज भी एक ही जगह से शुरू होती है, एक इंसान से जो वो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है जो बाकी दुनिया इग्नोर कर देती है। और शायद इसीलिए 2500 साल बाद भी ऋषि कणद की कहानी सिर्फ एक फिलोसोफर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज नई आंखों से नहीं बल्कि एक सेकेंड, तुम किसी ऐसी चीज पर कैसे बिलीव करोगे जिसे इस दुनिया ने कभी अपनी आंखों से देखा ही ना हो। ना फोटो में, ना माइक्रोस्कोप में, ना ही किसी और तरीके से। आज हम उसे एटम कहते हैं और पूरी मॉडर्न साइंस इसी एक आइडिया पर खड़ी है। लेकिन एक मिनट के लिए पूरी मॉडर्न साइंस भूल जाओ, ना माइक्रोस्कोप है, ना कोई लैब, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट। फिर भी लगभग 2500 साल पहले भारत के एक इंसान ने सिर्फ अपनी आंखों और अपने दिमाग के बल पर एक ऐसा दावा किया जो आज भी साइंस की फाउंडेशन है। उनका नाम था ऋषि कणद। और यहीं से कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगती है, क्योंकि इंटरनेट पर ऋषि कणद को लेकर दो बिल्कुल अपोजिट कहानियां मिलती है। एक तरफ लोग कहते हैं कि ऋषि कणद ने हजारों साल पहले एटम डिस्कवर कर लिया था, और दूसरी तरफ लोग कहते हैं कि ये सब सिर्फ एक मिथ है, इसका साइंस से कोई लेना देना नहीं है। और ये दोनों ही लोग इतने कॉन्फिडेंस से बात करते हैं कि लगता है ये दोनों ही गलत है। तो आज हम पता लगाने वाले हैं कि सच क्या है। अब ध्यान से सुनना, और मैं तुमसे एक वादा करता हूँ कि इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें एंशिएंट इंडिया की कुछ ऐसी डिस्कवरीज के बारे में बताऊंगा कि तुम खुद बोलोगे कि तुम्हें कितना कम पता है हमारी रियलिटी और हमारी इंटेलिजेंस के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। हम सब स्कूल में एटम के बारे में पढ़ते हैं, पर कभी ये नहीं पढ़ते कि फर्स्ट टाइम इंसान के दिमाग में आइडिया आया कैसे होगा। चलो अब एक मिनट के लिए ऋषि कणद की तरह सोच के देखते हैं। सोचो, तुम्हारे हाथ में एक पत्थर है, तुम उसे तोड़ते हो, दो टुकड़े होते हैं, तुम उन्हें भी तोड़ देते हो, फिर और छोटे टुकड़े होते हैं, और छोटे, फिर और छोटे, फिर और छोटे। एक सेकंड, क्या हम इसे हमेशा तोड़ते ही जा सकते हैं, या एक पॉइंट के बाद एक ऐसा पीस आएगा जिसे आगे और तोड़ा नहीं जा सकता? अब जेन्युइनली सोचो, अगर तुम्हारे पास कोई लैब ना हो, कोई माइक्रोस्कोप ना हो और ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट हो, तो तुम इसका क्या आंसर दोगे? आज हम इसका आंसर एटम बोल के दे देते हैं, लेकिन 2500 साल पहले किसी के पास ये जवाब नहीं था। लेकिन एक बात बहुत इंटरेस्टिंग है, ऋषि कणद सिर्फ ये नहीं जानना चाहते थे कि दुनिया दिखती कैसी है, वो जानना चाहते थे कि ये दुनिया बनी किस चीज से है, और यही फर्क उन्हें हर दूसरे इंसान से अलग बनाता है। तो फिर 2500 साल पहले ऋषि कणद ने इसका क्या जवाब दिया? उन्होंने इसका जवाब दिया सिर्फ एक शब्द में, अनु। लेकिन अगर तुम उस जमाने में होते तो तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता? भाई प्रूफ कहाँ है? और ऑनेस्टली यही सही सवाल है, क्योंकि कणद के पास ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वो मैटर के अंदर झांक सके। तो उनके पास कोई एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं था, पर उनके पास एक चीज थी, रीजन। उनका लॉजिक बिल्कुल सिंपल था, हर चीज को तोड़ो 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 और एक पॉइंट आएगा जब नेचर खुद कहेगी बस, इसके आगे नहीं। उसी सबसे छोटे हिस्से को उन्होंने नाम दिया, ध्यान से सुनना, परमाणु। क्यों? ये नाम तो पहले भी सुना है ना, पर पता था कि ये शब्द किसने दिया था? ऋषि कणद। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, अगर परमाणु इतना छोटा है कि वो दिखाई नहीं देता, तो फिर कणद को इतना कॉन्फिडेंस आया कहां से? इसका जवाब मुझे उनकी फिलॉसफी का सबसे खूबसूरत पार्ट लगा, और उसे जानने के लिए हमें उनकी लाइफ की एक छोटी सी घटना तक जाना होगा। एक बात मुझे बहुत अजीब लगी, जिस इंसान ने पूरी दुनिया को सबसे छोटे पार्टिकल के बारे में सोचना सिखाया, उनका नाम भी पार्टिकल की वजह से ही पड़ा। कहा जाता है कि ऋषि कणद का नाम कणद नहीं था, उनका असली नाम कश्यप था। और उनकी कहानी शुरू होती है गुजरात के प्रभास क्षेत्र के आसपास के इलाके से, द्वारका के करीब। एक दिन कश्यप प्रयाग की यात्रा पर निकले। वहां उन्होंने देखा हजारों भक्त मंदिर में फूल और चावल चढ़ा रहे हैं। जमीन पर बिखरे पड़े थे अनगिनत छोटे छोटे दाने, और जब सब लोग आगे बढ़ गए, कश्यप वहीं रुक गए। वो उन बिखरे हुए दानों को
एक एक करके जमा करने लगे। लोगों ने उनसे पूछा कि ये तो कोई भिखारी भी नहीं खाएगा, तो तुम इसे क्यों इकट्ठा कर रहे हो? कश्यप ने क्या जवाब दिया पता है? एक दाना अकेला बेकार लगता है, लेकिन 100 दाने मिलकर एक इंसान का खाना बन जाते हैं, और वही खाना पूरे परिवार को जीवित रखता है। तो वो एक दाना भी उतना ही कीमती है जितनी इस दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। लोग उनकी इस बात से इतना ज्यादा इंप्रेस्ड हो गए थे कि उन्होंने कश्यप को एक नया नाम दिया। संस्कृत में कण का मतलब होता है सबसे छोटा पार्टिकल, और इसी एक वजह से वो जाने गए ऋषि कणद के नाम से। जरा एक बार सोच के देखो, जिस इंसान का नाम भी छोटी से छोटी चीज के नाम पर पड़ा हो, उसके लिए ये कोई एक्सीडेंट नहीं था कि वो एक दिन इस दुनिया की सबसे छोटी चीज के बारे में सोचेगा। ये उनकी फिलॉसफी नहीं थी, ये उनका पूरा नजरिया था। अब अगला सवाल, अगर परमाणु इतना छोटा है कि उसे देखा नहीं जा सकता, तो हमारे आसपास की पूरी दुनिया हमें दिखाई कैसे देती है? ऋषि कणद का जवाब यहाँ भी बहुत इंटरेस्टिंग है। उनके हिसाब से एक अकेला परमाणु कभी विजिबल नहीं हो सकता, लेकिन जब 2 परमाणु मिल जाते हैं तो एक नया स्ट्रक्चर बनता है। उन्होंने इसे नाम दिया द्विनुका, और द्विनुका से और बड़े स्ट्रक्चर्स, उनसे और बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं, और एक स्टेज के बाद वही इनविजिबल रियलिटी हमारे लिए विजिबल मैटर बन जाता है। और ऋषि कणद यही नहीं रुके, उन्होंने एक और इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करी जो शायद उनकी सबसे अंडररेटेड इनसाइट है। सोचो, तुम्हारे घर की खिड़की से सूरज की एक पतली किरण अंदर आ रही है, और उस रोशनी में हवा में उड़ते हुए धूल के छोटे छोटे कण तुम्हें दिखाई दे रहे हैं। ऋषि कणद कहते हैं ये वही सबसे छोटा पार्टिकल है जिसे इंसान अपनी आंखों से देख सकता है ना क्रेजी? और इसके नीचे जो है वो हमेशा के लिए छुपा रहेगा। रियलिटी सिर्फ वही नहीं होती जो दिखती है, कभी कभी सबसे इंपॉर्टेंट चीजें आंखों से नहीं बल्कि रीजनिंग से दिखती है। लेकिन ऋषि कणद के पास अभी भी एक बहुत बड़ा गैप था। वो कह तो सकते थे कि परमाणु बहुत छोटा है, लेकिन कितना छोटा है? और यहाँ ऋषि कणद ने वो किया जो उन्हें सिर्फ एक फिलोसोफर नहीं बल्कि हिस्ट्री के सबसे पहले मेजरर ऑफ द इनविजिबल में से एक बनाता है। अब ध्यान से सुनना, ये वो हिस्सा है जो बहुत ही कम लोगों को पता है। कणद ने सिर्फ इतना ही नहीं कहा कि परमाणु छोटा है, उन्होंने उसे मेजर करने की भी कोशिश की, वो भी बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के। उनका लॉजिक सिंपल था, अगर मैं सबसे छोटी विजिबल चीज जानता हूं तो मैं उसके पीछे काउंट करके सबसे छोटी इनविजिबल चीज तक पहुंच सकता हूं। तो उन्होंने एक स्केल बनाई। 8 परमाणु मिलकर बनाते हैं एक रथ धूलि, चलते हुए रथ की धूल का कण। 8 रथ धूलि से एक वल्ग्रह, बाल की नोक जितना। 8 वल्ग्रह से एक लिक्ष, बालों में होने वाली जू का अंडा। 8 लिक्ष से एक युका यानी लाउज। 8 युक से एक यव, जौ के दाने जितना। और 8 यव मिलकर बनाते हैं एक अंगुल। एक अंगुल मतलब तुम्हारे अंगुली की चौड़ाई जितना। अब जरा ये कैलकुलेट करना, 8 बार 8 वो भी 6 बार, उसका आंसर क्या आता है पता है? 2,62,144। तो ये नंबर कितना एक्यूरेट था? मतलब कणद के हिसाब से तुम्हारी अंगुली की चौड़ाई के बीच में लगभग 2,62,144 परमाणु फिट हो सकते हैं। और जब मॉडर्न साइंटिस्ट ने इस एंशिएंट कैलकुलेशन को आज के मेजरमेंट्स में कन्वर्ट किया तो ऋषि कणद का एक परमाणु निकला लगभग 7.2 into 10⁻⁻8 मीटर्स। और आज का एटम जिसे हम जानते हैं उसका साइज है लगभग 10⁻⁻10 मीटर्स। यानी ऋषि कणद का परमाणु आज के एटम से लगभग 700 टाइम्स बड़ा था, यानी 700 गुना बड़ा था। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, 2500 साल पहले ना ही कोई स्केल थी, ना ही माइक्रोस्कोप, ना ही कोई इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ अंगुली, एक मेजरमेंट सिस्टम और लॉजिक का इस्तेमाल करके एक इंसान ने एक ऐसी चीज की साइज बता दी थी जिसे आज तक कभी देखा ही नहीं गया था, और गलती सिर्फ 700 गुना की थी। किसी भी इंसान के लिए जिसके पास कुछ भी ना हो, सिर्फ अपना दिमाग हो, ये कोई गलती नहीं, ये एक मिरेकल है। और यही मुझे इस कहानी का सबसे कंट्रोवर्शियल सवाल मिलता है, एटम का आइडिया सबसे पहले किसने दिया, ऋषि कणद या फिर डेमोक्रिटस? चलो सबसे पहले टाइमलाइन देखते हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के हिसाब से
डेमोक्रेटस लगभग 460 से 370 BC के बीच में जीते थे, जबकि ऋषि कनद को कई स्कॉलर्स 6th से 5th सेंचुरी BCE का मानते हैं। तो इसका मतलब अगर ये डेटिंग सही है तो ऋषि कनद पहले आते हैं। अब दूसरा फैक्ट, दोनों फिलोसोफर्स सरप्राइजिंगली सिमिलर आइडिया प्रपोज करते हैं कि मैटर इनफाइनाइटली डिविजिबल नहीं है और एक स्टेज के बाद सिर्फ फंडामेंटल पार्टिकल्स बचते हैं। भारत में उन्हें परमाणु कहा गया और ग्रीस में उन्हें एटमॉस। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, उस समय भारत, ग्रीस और पर्शिया आइसोलेटेड सिविलाइजेशंस नहीं थी। एंशिएंट ट्रेड रूट्स, सी रूट्स और पर्शियन एम्पायर के थ्रू लोग, मर्चेंट्स, ट्रैवलर्स और आइडियाज रेगुलरली ट्रैवल करते थे। तो एक तरफ एक फिलोसोफर जो पहले आता है और दूसरी तरफ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट दूसरे फिलोसोफर के द्वारा, और बीच में दो सिविलाइजेशंस के एग्जिस्टिंग कनेक्शंस। कोइंसिडेंस? अब यहां से मेरी इंटरप्रिटेशन शुरू होती है। मेरे हिसाब से यह सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं लगता। मैं मानता हूं कि आइडियाज ट्रेड रूट्स के थ्रू भारत से ग्रीस तक पहुंचे होंगे। हो सकता है कि डेमोक्रेटस ने उन आइडियाज को अपने तरीके से समझा हो, डेवलप किया हो और ग्रीक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन का हिस्सा बना दिया हो। लेकिन एक बात इक्वली इंपॉर्टेंट है, ना ही मेरे पास और ना ही एक्चुअल हिस्टोरियंस के पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो इसे डायरेक्टली प्रूव करे। इसीलिए ये मेरी पर्सनल इंटरप्रिटेशन है, हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं। लेकिन चाहे मेरी इंटरप्रिटेशन सही हो या फिर ये दोनों फिलोसोफर्स इंडिपेंडेंटली इस कंक्लूजन तक पहुंचे हो, एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि ग्रीक फिलोसॉफिकल ट्रेडिशन डॉक्यूमेंट हुई, ट्रांसलेट हुई और यूरोप तक पहुंची और सरवाइव कर गई। और ऋषि कनद की वैशेषिका फिलोसॉफी भी भारत में सदियों तक पढ़ाई गई, लेकिन वो उसी स्केल पर ग्लोबल इंटेलेक्चुअल ट्रेडिशन का हिस्सा नहीं बन पाई। और शायद इसीलिए आज डिबेट ये नहीं होनी चाहिए कि एटम किसने डिस्कवर किया। डिबेट ये होनी चाहिए कि एक सिविलाइजेशन अपने ग्रेटेस्ट आइडियाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने में कितनी सक्सेसफुल रही। अगर अब तक आपने ये वीडियो देखा है तो इसका मतलब आपको इस वीडियो में बहुत मजा आया। लेकिन अब तक हमने ऋषि कनद की बहुत बात की, लेकिन उनकी सबसे बड़ी लेगेसी परमाणु नहीं था। उनकी सबसे बड़ी लेगेसी थी एक सोचने का तरीका, एक ऐसा तरीका जो कहता था कि जो चीज तुम्हें दिख नहीं रही तो सिर्फ इसीलिए उसे इम्पॉसिबल मत मानो। पहले ऑब्जर्व करो, फिर सवाल पूछो और अगर जरूरत पड़े तो उस सवाल का इतनी दूर तक पीछा करो जहां तक तुम्हारी रीजनिंग तुम्हें ले जा सके। अब ध्यान से सुनना, आज हमारे पास पावरफुल माइक्रोस्कोप्स हैं, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स हैं और एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट्स हैं। फिर भी हर साइंटिफिक रेवोल्यूशन आज भी एक ही जगह से शुरू होती है, एक इंसान से जो वो सवाल पूछने की हिम्मत रखता है जो बाकी दुनिया इग्नोर कर देती है। और शायद इसीलिए 2500 साल बाद भी ऋषि कनद की कहानी सिर्फ एक फिलोसोफर की कहानी नहीं है। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे बड़ी डिस्कवरीज नई आंखों से नहीं बल्कि नए सवालों से होती है। तो अगली बार जब भी तुम किसी छोटी सी चीज को नॉर्मल कहकर छोड़ दो, एक बार रुकना और खुद से ये सवाल पूछना, क्या यहीं से किसी बड़ी डिस्कवरी की शुरुआत हो सकती है? तो ये कहानी है ऋषि कनद की, द मैन हु ट्राइड टू अंडरस्टैंड द इनविजिबल लॉन्ग बिफोर एनीवन कुड सी इट। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और लाइक कर दो और अपने उस दोस्त को शेयर करो जिसे ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए और हमारी इंडियन हिस्ट्री के बारे में जरूर जानना चाहिए। और नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एक ऐसे ऋषि को जिन्होंने इस दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे इंटरेस्टिंग चीज को डिस्कवर किया था। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही क्यूरियस रहिए, फॉर द क्यूरियस वंस।